हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी से पीजी के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ रहे थे, जिनमें टूल्स एंड टेक्निक वाले टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिनमें मैंने आपको माइक्रोस्कोपी वाला टॉपिक क्लियर करा दिया है। आज का टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे हिंदी में अपकेंद्रण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे काम करता है, साथ में इसके कौन कौन से टाइप हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिफिकेशन है उसको जीजी स्टोक्स ने डेवलप किया था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिश्रण है उसको तेज गति से घुमाकर उसके घटकों को अलग किया जाता है, यानी केंद्रापसारण किया जाता है। या उसको जैसे हमारी जो वॉशिंग मशीन काम करती है, जैसे जो कपड़े उसमें घूमते हैं तो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन वाली जो है मेथड पर काम करती है। साथ में हमारी जो दही निकालने वाली मशीन है वो भी उसी मेथड पर काम करती है, जिसमें इसमें जो भारी कण है वो मिश्रण में नीचे बीचों बीच व हल्के कण है वो ऊपर आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो कण होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। इसमें लिक्विड में जो मौजूद कण है यानी सस्पेंड मटेरियल जिनको बोलते हैं वो बायोमोलिक्यूल, इसमें जो लिक्विड में मौजूद जो कण है यानी सस्पेंड मटेरियल या जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको उनके घनत्व, आकार, आकृति, द्रव्यमान, चिपचिपाहट के आधार पर अलग किया जाता है। ये कौन से मेथड पे काम करता है कि जो लिक्विड में मौजूद जितने भी मटेरियल्स होते हैं, कण होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको घनत्व, आकार, आकृति, द्रव्यमान के आधार पर छोटे कण अलग, बड़े कण अलग, मीडियम कण अलग है, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो है इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, निलंबित कणों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर आधारित है। यानी जो सस्पेंड पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लगता है उसके प्रभाव के आधार पर ये काम करता है। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रीफ्यूगेशन कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो निलंबित कणों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कौन सा फोर्स लगता है इसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है, जिसमें जो पार्टिकल है उसका जो सेपरेशन है उनकी सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा अपसादन दर जिसको बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में बोले तो सेडिमेंटेशन रेट है, उसके आधार पर इनको अलग किया जाता है। यानी इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस प्रोपोर्शनल टू रोटर की घूर्णन दर होती है, यानी जो उसमें अंदर मशीन में जो अंदर घूमती है उसकी उस पर जो फोर्स लगता है उसके समानुपाती होता है, इन्वर्शन उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी उतना ही जितनी तेजी से वो घूमती है उससे उतना ही उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काम करता है। यानी रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हम बोल सकते हैं कोणीय गति से निर्दिष्ट होती है, जिसे आरपीएम से व्यक्त किया जाता है, यानी रोटेट पर मिनट से इसको व्यक्त किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन की रेट को। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है उसको किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं फिजिकल रूप में एम ओमेगा स्क्वायर आर से इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस पे तीन बल कार्य करते हैं, कौन कौन से? बायोएंट फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे काम करता है। यानी तीनों फोर्स कौन कौन से काम करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसे रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज फोर्स भी कहा जाता है, यानी वह फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान पार्टिकल्स पर लगता है। कौन सा? जब सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया होती है तो पार्टिकल्स पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज फोर्स कहते हैं, जिसे गुरुत्वीय फोर्स या गुरुत्वीय बल भी हम इसको मान सकते हैं। तो आरसीएफ का मान क्या हो गया? आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी से इसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल के साथ काम करता है, इसके लिए इसे आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी से इसको व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज फोर्स होता है उसे आरसीएफ को आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी से व्यक्त करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सेडिमेंटेशन पर कार्य करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन पर अपसरण पर काम करता है। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसमें ग्रेविटी से 1,00,000 गुना अधिक होती है, यानी इसकी जो हमारा जो गुरुत्वीय कण बल है या जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उससे 1,00,000 गुना अधिक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कारण जो पार्टिकल है वो पृथक पृथक होते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स केवल बड़े कणों पर लगता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो स्मॉल कणों पर भी लगता है, यानी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, जो गुरुत्वीय कण है उससे लगभग 1,00,000 गुना अधिक ये फोर्स काम करता है। दूसरा
गुरुत्वीय कण तो केवल बड़े कणों पर लगता है, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर जो बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी ये सारी जो लाइन मैंने आपको बताई है वो आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है। सेंट्रीफ्यूगन क्या है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके उद्देश्य देखे हैं या फिर इसकी बोल सकते हैं इसका क्यों यूज किया जाता है। तो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करना, सतह पर तैरने वाले पदार्थों से अशुद्धियों को हटाने के लिए यूज किया जाता है, क्रिस्टलीय औषधियों के मूल द्रव्य से अलग करना, इमल्शन व निलंबन का परीक्षण के लिए सेंट्रीफ्यूगन है उसका यूज किया जाता है, जिसमें पार्टिकल्स हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, दूसरा एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसमें एक प्रकार के मटेरियल को सेपरेट किया जाता है मिक्सचर से, वो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जबकि जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें ये मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करता है। यानी जो मटेरियल हमारे पास है उसमें जो ठोस, द्रव, गैस, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर ये उसको अलग करता है। तो ये दोनों सेंट्रीफ्यूगेशन है वो काम करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, विभेदक अपकेंद्रण भी इसको बोला जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड पर काम करता है जिसमें विभिन्न आकार व घनत्व के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विभिन्न रेट से अपसादित होते हैं। यानी जो अलग अलग आकार के हैं, जैसे कोई छोटे कण है, कोई बड़े कण है, और उनका जो डेंसिटी है उनकी, यानी उनका जो द्रव्यमान है उसके आधार पर ये विभिन्न रेट से अपसादित होते हैं। यानी कणों के अपसादन दर में अंतर पर यह आधारित होता है। जैसे लार्जेस्ट व अधिक घनत्व वाले पार्टिकल्स हैं वो तेजी से अलग होती हैं, जो बॉटम में सेडिमेंट होते हैं, जो नीचे तल में बैठ जाते हैं। स्मॉल व कम घनत्व वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर रहते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका यूज विभिन्न आकार व घनत्व के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार आया था 2025 वाली एग्जाम में। सेडिमेंटेशन रेट होती है वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स की सहायता से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमने ये देखा था कि सेडिमेंटेशन रेट है वो सेंट्रीफ्यूजन फोर्स है उसके समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे आप रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है देखें तो नॉर्मली सेल्स में पाए जाने वाले जो कोशिकांग है वह झिल्लियों को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक सेल है उसको क्रश करके डाला जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग अलग पार्टिकल्स है उनको अलग अलग पार्टिकल्स मतलब अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको अलग अलग कर लिया जाता है। न्यूक्लियस के निम्न रिजोल्यूशन पृथक्करण के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यह टेक्निक कणों के आकार के आधार पर अलग करती है, इसलिए बड़े आकार के कणों की अशुद्धियों को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है। और मोस्टली इसको सबसे ज्यादा सब सेलुलर कंपोनेंट को सेपरेट करने में किया जाता है, यानी जो सेल है उसके जो सेल्स ऑर्गन्स हैं उनको अलग करने में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए तो कैसे काम करता है। सबसे पहले ब्रोकन सेल है उसका सोल्यूशन तैयार किया जाता है, यानी एक सेल को तोड़ा जाता है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला जाता है, फिर लो सेंट्रीफ्यूजन फोर्स उस पर लगाया जाता है लंबे समय के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए। इसके बाद सबसे भारी जो कंपोनेंट है वो सबसे नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसमें न्यूक्लियस प्लस अनब्रोकन सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का डेंसिटी होती है तो न्यूक्लियस सबसे नीचे बैठ जाता है, अनब्रोकन सेल थोड़ी ऊपर आ जाते हैं। अब जो ऊपरी सुप्रानेंट का फिर से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो ऊपरी सुप्रानेंट में क्या हो गया, अनब्रोकन सेल्स हो गई, तो इनको 5 मिनट तक फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो इसमें जो और इसके भारी जो डेंसिटी वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद और फिर इसको वापस जो बचा हुआ सुप्रानेंट है उसको 60 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस ईआर के जो खंड है वो अलग हो जाते हैं, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास साइटोप्लाज्म या साइटोसोल है वो अलग हो जाता है। तो इस जब सेल की जो सब ऑर्गेनल्स हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट है, उनको सेपरेट करने में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा सेंट्रीफ्यूजन यूज किया जाता है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन दूसरा है, डेंसिटी घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण भी इसको बोला जाता है, जिसमें अणुओं का जो पृथक्करण है अणुओं के घनत्व पर आधारित होता है। क्योंकि नाम से पता चल रहा है डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो इसका यूज अणुओं के पृथक्करण या अणुओं के घनत्व पर आधारित होता है। यानी अधिक घनत्व वाले जो अणु है वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, तो इस और जो कम घनत्व वाले अणु है वो ऊपर आ जाते हैं। तो विभिन्न घनत्व वाले अणुओं को विभिन्न परतों पर अलग किया जाता है। यानी विभिन्न घनत्व वाले, जैसे अभी इसमें आगे हम देखेंगे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इनको सबको अलग अलग कर लिया जाता है। ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें प्रिंसिपल लगता है मॉलिक्यूल है वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स के प्रभाव में तब तक स्थिर रहते हैं जब तक वे अपने समान घनत्व वाले माध्यम तक नहीं पहुंच पाते।
पहुंच जाते हैं। यानी घनत्व प्रवणता का निर्माण सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हाई कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन पर रखकर किया जाता है। तो इसके आधार पर ये क्या होता है कि जो अणुओं का घनत्व है उसके आधार पर ये जो कण है, मॉलिक्यूल्स है, वो अलग अलग हो जाते हैं। इनका मुख्य रूप से यूज जैव अणुओं की बड़ी मात्रा के शुद्धिकरण में किया जाता है और वायरस के शुद्धिकरण में भी इसको किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो इसके अलावा नाइट्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों का यूज करके साबित किया गया है कि डीएनए अर्धसंरक्षी है। यानी जो डीएनए है वो अर्धसंरक्षी है। वो किस सेंट्रीफ्यूजन का यूज करके पता किया गया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन का पता करके अलग किया गया, क्योंकि जो अणु नाइट्रोजन के समस्थानिक है जब डीएनए के साथ जोड़े जाते हैं तो उनका घनत्व है वो अलग अलग हो जाता है। इसके अलावा जो मांसपेशी है उनका जो होमोजिनेट्स है, माइक्रोसोमल अंश है, उनको भी अलग करने में, उसके बाद विभिन्न घनत्व वाली झिल्ली पुटिकाओं को अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है। यानी जो माइक्रोसोमल अंश होते हैं या फिर उनपे जो पीएम अलग अलग झिल्ली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अलग घनत्व की होती है, न्यूक्लियस की अलग होती है, तो इसके आधार पर इनकी झिल्ली पुटिकाओं को अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये बता दूं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। रेट जर्नल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, एक आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो रेट जर्नल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? रेट जर्नल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसे मूविंग जॉन सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? मूविंग जॉन सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है, जिसमें कणों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। ध्यान रखना, रेट जर्नल में किसके आधार पर? उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है और ये घनत्व प्रवणता सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी डेंसिटी ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए इसमें सुक्रोज, ग्लिसरॉल, साइकोल यूज लिया जाता है। यानी जो पार्टिकल्स होती हैं उनको उनमें डेंसिटी उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सा जेल यूज कर सकते हैं हम? सुक्रोज, ग्लिसरॉल या फाइकॉल यूज किया जाता है। मोस्टली इसमें 5 से 20% सुक्रोज का यूज अधिक किया जाता है, जिसमें सभी कण घनत्व प्रवणता में चले जाते हैं, क्योंकि घनत्व प्रवणता का घनत्व आप केंद्रित कणों के घनत्व से बहुत कम होता है। यानी सभी कण है वो घनत्व प्रवणता में चले जाते हैं, यानी डेंसिटी के आधार पर विभिन्न विभिन्न हो जाते हैं और जिससे उनका जो घनत्व है उसके आधार पर ये अब केंद्रित हो जाते हैं। और जिनका बड़े आकार के जो गोलाकार कण है वो तेजी से अपसादित होते हैं, फिर उससे छोटे कण है वो अपसादित होते हैं। तो कणों को उनके अपसादन गुणांक के आधार पर भी अलग किया जाता है। यानी किस पे काम करता है? ये अपसादन गुणांक के आधार पर अलग करने पर काम करता है। अपसादन एक संकीर्ण बैंड के रूप में प्राप्त होता है और इसमें जो सेंडिमेटेशन प्राप्त होता है वो कैसे होता है? एक संकीर्ण बैंड के रूप में प्राप्त होता है। यानी इस तरह से हम देखें तो इसको जैसे ये बना लिया एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें इस तरह से एक अलग अलग तरह के बैंड है वो इसमें बन जाते हैं। रेट जर्नल जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें कणों को उनके आकार व आकृति दोनों के आधार पर, शेप के आधार पर, साइज और शेप के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसमें यूज है मुख्य रूप से वायरस को पृथक करने में, सुक्रोज ग्रेडियंट पर आरएनए विभाजन के लिए यूज किया जाता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों में डीएनए के पृथक्करण, शुद्धिकरण में विभाजन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स सब यूनिट के विभाजन में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स यूनिट के विभाजन में यूज किया जाता है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको सेपरेट करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये देख लिया हमने रेट जर्नल सेंट्रीफ्यूगेशन। है हमारा आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सैंपल पर जो सेंट्रीफ्यूज फोर्स है वो लगाया जाता है और इसमें जो कणों को डेंसिटी के आधार पर अलग किया जाता है। ध्यान रखना, उसमें अपने किसके आधार पर? आकार एवं आकृति के आधार पर अलग किया था और इसमें कणों को डेंसिटी के आधार पर अलग किया जाता है, जिसमें पार्टिकल्स की शेप एवं साइज पर ये डिपेंड नहीं करता है। मोस्टली सिमिलर साइज के लेकिन डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने में इसका आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जैव अणुओं की बड़ी मात्रा के शुद्धिकरण में इसको यूज किया जाता है। इसमें विभिन्न कणों के जो घनत्वों के निर्धारण के लिए एक तकनीक के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिसमें जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स है उनको एक साथ मिक्सचर में से अलग करने के लिए, जैसे आरएनए थोड़ा भारी होता है सबसे नीचे बैठ जाता है, डीएनए मीडियम में रहता है, प्रोटीन हल्के होते हैं तो सबसे ऊपर आ जाते हैं। यानी आरएनए है उनका बायोन डेंसिटी है वो हाई होती है, इसके लिए वो बॉटम में मिलते हैं। डीएनए की बायोन डेंसिटी है वो एवरेज होती है तो वो मिडिल में मिल जाते हैं और प्रोटीन की जो बायोन डेंसिटी है वो वेरी लो होती है, इसके लिए टॉप पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वास्तविक संतुलन माना जाता है, क्योंकि ये सीधे उत्प्लावन घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि बायोन डेंसिटी पर निर्भर करता है। इसके लिए इसमें सीधा वास्तविक संतुलन एक है वो उत्प्लावन, मतलब हल्की वस्तु ऊपर, गहरी वस्तु नीचे है, जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, तो उत्प्लावन घनत्व पर निर्भर करता है। और इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए सुक्रोज 20 से 70% या
CaCl का यूज किया जाता है। सीजियम क्लोराइड या सुक्रोज 2 जेल का इसमें यूज किया जाता है। तो सीजियम क्लोराइड है वो ग्रेडियंट डेंसिटी में लीनियर डीएनए यानी रेखित डीएनए को सर्कुलर सुपर कोइल डीएनए से भी सेपरेट कर सकते हैं। यानी जो लीनियर डीएनए है और सुपर कोइल जो डीएनए है उसको सेपरेट करने में सीजीएल ग्रेडियंट डेंसिटी उत्पन्न की जाती है, जो इथियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में काम करती है। इथियम ब्रोमाइड का जो एक अणु है डबल हेलिक्स को 260 अनट्विस्ट कर देता है, यानी 260 यूनिट है उनको खोल देता है जिससे और रोटेट करता है। अगर 14 अणु हो तो इसे डीएनए के फुल टर्न को अनवाइंड कर देता है। यानी इथियम ब्रोमाइड के कितने 14 अणु हो तो पूरे एक डीएनए अणु को खोलने में काम करता है। इसके अलावा दूसरा है सुक्रोज ग्रेडियंट का यूज। डीएनए में आरएनए के पृथक्करण की शक्तिशाली टेक्निक है, यानी इसके लिए यूज किया जाता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के विश्लेषण में विभिन्न अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आकार व घनत्व के निर्धारण में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आइसोपेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन और इसके साथ इसमें जो सुक्रोज सीजियम क्लोराइड उसका यूज किया जाता है उसको हमने देख लिया। अगला आता है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है वो आकार, आकृति, घनत्व व चिपचिपाहट में अंतर के आधार पर घोल में कणों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें 1,50,000 आरपीएम तक की घूर्णी गति से उत्पन्न उच्च सेंट्रीफ्यूजन फोर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वेट डिफरेंस के आधार पर पृथक्करण होता है, यानी किस तरह से बोल सकते हैं, यानी जो भार होता है उसके आधार पर इसमें डिफरेंस किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजन में। इसमें जैव रासायनिक अनुसंधान की प्रमुख टेक्निक डीएनए, आरएनए, लिपिड, प्रोटीन जैसे अणु अलग अलग करने व सेल में से सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक और प्रारंभिक, एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और दूसरा होता है प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है। तो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है जो आणविक अंतरक्रियाओं व गुणों का अध्ययन करती है और इसमें मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा इनको अलग किया जाता है, यानी मुख्य रूप से मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर काम करती है और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर जो है वो कणों को सेपरेट किया जाता है। इसमें स्मॉल सैंपल साइज का यूज किया जाता है जो 1 ml से भी कम सैंपल इसमें रखते हैं और ऑप्टिकल सिस्टम में इसका निर्माण होता है। दूसरा प्योर सिंपल का यूज किया जाता है और निश्चित सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट में मॉलिक्यूलर वेट का इसमें यूज किया जाता है। यानी क्या होता है, निश्चित सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और मॉलिक्यूलर वेट का इसमें यूज करते हैं। दूसरा है प्रिपरेटिव। प्रिपरेटिव में क्या होता है, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक का यूज किया जाता है और इसके आधार पर यानी इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज करके कणों को अलग व शुद्ध किया जाता है, जबकि इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट सैंपल का यूज किया जाता है। इसके अलावा कणों को अलग करने के लिए इसमें वही डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट जो हमने पढ़ लिया वो होता है। इसमें लार्ज सैंपल का यूज किया जाता है, इसमें नो ऑप्टिकल होता है, कम प्योर सैंपल भी इसमें यूज कर सकते हैं। एस्टिमेट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते हैं। ऑर्गेनेल्स में मॉलिक्यूल्स के सैंपल्स को लेने में इसका यूज किया जाता है। मुख्य रूप से सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स में प्यूरिफाई व पृथक्करण करने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किस स्पीड पर काम करता है, 1,50,000 आरपीएम की स्पीड पर काम करता है और इसमें जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लगभग 9 लाख गुना फोर्स है, गुरुत्वीय बल इस पर काम करता है। यानी इससे 9 लाख गुना गुरुत्वीय बल से अधिक का फोर्स इस पर काम करता है। जिसमें एग्जांपल देखें तो मुख्य रूप से ये ब्लड प्लाज्मा में रेड सेल को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। सेल होमोजेनेट में माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियाई को अलग करने में यूज किया जाता है। प्रोटीन मिक्सचर से प्रोटीन अलग करना यूज किया जाता है। डीएनए आरएनए में लिपिड का पृथक्करण करने में इसका यूज किया जाता है। फ्रैक्शन जो है सेल के विभिन्न भागों को अलग करना, इसमें किस पे काम करता है, ये फ्रिक्शन पे काम करता है जिसमें सेल के विभिन्न भागों को अलग करने में यूज किया जाता है। जैसे कोई एक मसल सेल ली जिसको होमोजिनेशन बनाया, फिर इसको टिश्यू होमोजिनेट किया 1000 आरपीएम पर 10 मिनट तक, तो न्यूक्लियाई व सेल बॉडीज है वो अलग हो जाएंगी जिन्हें हम सुप्रानेंट बोलेंगे। फिर 10,000 आरपीएम दिया 10 मिनट तक, तो इसमें मसल्स प्रोटीन अलग हो जाएंगे और सुप्रानेंट हमें जो प्राप्त होगा उसको फिर 20,000 आरपीएम पर 20 मिनट तक हम करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो जाएगा और जो सुप्रानेंट हमारा बचेगा उसे फिर 1 लाख आरपीएम पर 60 मिनट तक हम
घुमाते हैं तो उसमें साइटोसोल और माइक्रोसोम्स है वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूजन है वो काम करता है और इससे ये हमने देख लिया कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है इस पे लगता है और कौन सा जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है वो कैसे काम करती है। तो इसके साथ ही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और अब हम अगला टॉपिक इसके बाद पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और इनकी सबकी पीडीएफ के लिए मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे इसकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।